अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मरागिश वशी सुबह मन महला कबुल च दिल जुलान की अंची शुमार सजना वशत करना उम्मीद करना ये सर्दी ये मौसम ये जादू इसमें तबीयत वशी और उम्मीद करें इसमें सोए बिंदात चवशी अंची भीतर दुआ करना हमेशा इसमें सोए बिंदात वशी अंची बीबी बोली चारों का मनी वास्ता अल्लामा दुआ बिकने जब भी शुमा नमाजी तो को दस्ता चेस कने हमें कर कस के मन इश्क कर गए मनी वास्ता अल्लामा दुआ बिकने था दुआ एक अच्छी चीज़ें कि इंसान एक मजनी ज़िंदगी वास्ता और आखरत वास्ता और ज़िंदगी गुज़गे मतलब अड़ो जंजाली वास्ता एक मजनी टीकी दुआ एक अच्छी टीकी के मन कह दुनिया कोई भी करोड़ों रुपये वाला करोड़ों रुपये इश्कन का वश लगी लेकिन अगर करोड़ों घोषक भी नहीं थे रुपये भी आइए जो ऐसे न्याय बदलने से दुआए तो बैदे के मैं सजनी का दुआ भी जी और मैं तो माशाल्लाह से बिंदाती मनी टी में लाती कसना मन दिल गुशी अंचो बुझो पर लेकिन फिर भी वहाँ बिल्कुल रिलैक्स बनिंदम तो मैं तो मतलब बिंदात मिल लगी सलाम दुआएं मतलब ही दुआएं कि अल्लाह ताला अल्लाह पाक की नीमगंची तो सलामती हुई दे और ते सलामती हुई तो गोली चारू का बैदे के माँ और जिंदे तो अगर यक मकसद ही बनाने कि मारा दिगरा दुआ लूटे हालांकि मकसद बनाना बाज़ मुश्किल है और चीज़ तरह कार मर्ज बैग नामुमकिन डोली मुश्किल ये दौरे तू का कि मैं टाइम पास ही कम मिर्च मसाला वाला बुरा मैं टाइम पास मतलब मैं वशी रुचि हमारी रुचि रहती है हमारी रुचि की मारा दिगरा नहीं लोगे कम मामलात कम मिर्च मसाला कम न्यूज़ मिली थी मर्ची अन्नी जो हस्ती मारा न्यूज़ चार के बाद शौकी खैर लातना दुनियावी न्यूज़ चार के बाद शौकी लातना मुल्की न्यूज़ चार के बाद शौकी लेकिन मैं जानी ना नहीं खास एक बाज़ मामला थी मरा लूगी न्यूज़ इश्कन के बाद शौकी भले ये चीज़ांची अबेद बैदे के मैं सजना दुआया बिजीरी चोशी गाम बास कम कसीर का मन तो बखैर बिल्कुल ये चीज़ांची पूछता है लेकिन बाज़ कस दीतेगा कि दिगरानी मदद वास्ता हमेशा हाजिर व जालिम कुछ कह नहीं जालिम हमसे क्या है ना जब भी गिंदा तो दिल अजीब भी मनी कि काश मनी तो कभी जो स्टेमिना भी बीते कि मम भी डिग्री हमने मुझे मालिका बुरी था बुरी डॉक्टर करा मुझे बुरी ए इलाज करने मुझे बुरी मतलब सोशल एक्टिविस्ट तो अस्ता इदारा अस्ता और ख़ासकर अंची प्राइवेट सेक्टर इदारा अस्ता जो बाज़ को मुक्कना लेकिन बाज़ ही दुनिया तो कंची मर्दुमा अंची शख्सियत के सोशली बाज़ हम ग्रंचा खास कर होती हमसाई का नहीं वास्ता होती लोगे मर्दुमा नहीं वास्ता डरने मर्दुमा नहीं वास्ता ओ आया ना जब भी मर्दुम तकलीफ़ भी अमायनी दीम हम आयनी दीमा कहती और आ मर्दुम मनी निज़ाबाज मजनी मर्दुमा मैं चागिरदा मजनी कसानी अस्ती तो अमी मर्दुम बाज मजनी मर्दुमा जो हमेशा दिगरानी मदद के वास्ता कुमक के वास्ता वती लाइफा बिल्कुल हाजिर करना वती कार रंदा करना कसी अगर तकलीफ़ तो क्या तकलीफ़ा पीसरा राहत देगे कोशिश करना वतारा पुश्ता करना मर्दुमानी तकलीफ़ा पीसरा दिमाग करना ऐसा नहीं मनी के सच्चे गुनाह भी माफ़ गुनाह कबीरा इन्ना गुनाह सगीरा है गुनाह कबीरा इन्ना खैर अंची वो ना जो आम गुनाह भी अल्लाह पाक माफ़ का पर्चा के खल के खुदाई वास्ता ही बाज़ को मुक्कन गया तो बैदे कि माँ भी होती जिंदा माँ भी बाज़ मुश्किल अन्नी अड़ो जंजाली मनी तो यकी चुक्कम जीना हराम को वो लोग हरवा बस वाँ मन गिंदी जैसे शिरा हसद दी दिला कहते और जैसे ही मन गिंदी शी गिरवक स्टार्ट हुआ हालांकि मनन चे अबीर ले गई कंद गई गर्द गई इधर टच गई उधर टच गई बोले यक्की खासियत मानते बनी अबरा मन्नी का मुबाज लेकिन हमसे कि माँ होती इनकी नुआंगो इंचो मन मशगूल है कि मन दुनिया देगे कारोबार एकदम भी हाल कुतगा मन तकरीबन वती लोग जगह कज़न निंदग नियाज वती सहेली दोस्त जे अलदातगा लेकिन ए मर्दुमाना सलामी जैसे कि मनी वती लोगे मर्दुम भी अस्ता मन वती हमसायगन तो कभी अच्छी जनीन खास कर दीतगा कि सलामी वती लोगे चौकार सज्जी नहीं बावजूद दिगरानी को मुख्य वास्ता बाबा ये मर्दुम हाजिर बा शरा अल्लाह पाक का दिगे एक रहमती दाता ही दुनिया तो करा दाता और जोशी मर्दुमाना बैदे की मर्दुम हमेशा दुआएं तो का याद भी का गोली चारू का मर्ची अल्लाह मैं कर गेस्ट भी अस्ती मर्ची मैं सरहाल भी अस्ती कोशिश करने की थी सरहाल बाब तक गई सरपति बिजी ने बोले आई इंची पेशा मजीरे कसानी बड़ी की मैं तो साड़ी भी घूम बेटा
वाशत के वलीचारों के ब्रेकन सारे के बाद पुत्रान कंगे थे खासकर कसानी जो मैं इंट्रो भी है कसानी जो मैं सरहाल बहन थे सरहाल ना कसानी सरपदी जो मोहतारा शुबारा भी देवा तरफ दिया खैर मर्ची में जो सरहाली बस खास सरहाली इसी तो का तकरीबन मैं दुनियावी मसाइल यानी कि क्लाइमेट चेंज जो दुनिया तो का एक मजनी मसाइलियत का और इसी तकरीबन ममालिकन तो का इसी बारे सोच जांच पड़ताल बेगी सोच बेगी रिसर्च बेगी खासकर इसी इम्पैक्ट कम पड़ गए या कम इस तरह असर बेगे मुल्क के तुका मर्दम दुनियावी सतह तुका ग्लोबली कार बेगिल कि पाकिस्तान तुका ची बेगे ची ना बेगी ची वाबता कब कनी और धूमी में सरहाली माहौलियाती मसाइल मरचा के में माहौल तुका में चागिर चिक्का मसलो मसाइल आईनी वाबता कब कनी ए सरहाला कब कनी व्यवस्था सलांची पेशरा मेगमा हमरा दारी करके मुबीन अहमद साहब सर वेलकम करते हैं आपको प्रोग्राम को मैं मुबीन अहमद साहब रोटरियन से ताल्लुक़ करते और सोशल एक्टिविस्ट है और आप बेहतरीन हमारा एजुकेट का कि माउती यूथ आरा चून मेंटली एजुकेट बिकनी हालांकि माँ एजुकेशन है ना बिकनी तो कराची तो का एजुकेशन है कोई भी स्कूल बनता लेकिन आया मावती चुका जिम्मेदारी सरपत कनगे ना और मैगमा हमरादारी कनगे कमाल खान साहब सर वेलकम करते हैं आपको कमाल खान साहब भी रोटरियन ताल्लुक़ और सोशल एक्टिविस्ट लेकिन आज सहाफ़ी भी असी अरिमा का पुत्रान कन गए थे कि आइए भी ताल्लुक़ में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इनके अलावा जो अस्ती कमाल खान साहब सरपदी दंती खासकर जो ग्लोबल जो एक डिज़ास्ट्री जो पैदा की जो आई रमा रोकत नकनी लेकिन खैर आई बाबत अल्लामा कारकुत कनी क्लाइमेट चेंज जो इन्वायरमेंट जो ग्लोबली इन्वायरमेंट थी आई बाबत स्कूल रहती जगह जगह रहती सरपदी दंती जी जनाब। तो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो वही होगा जो दुनियावी मसाइल हैं तकरीबन एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर जो आ चुका है लेकिन जो मज़ीद उसके असरात जो है वो हमारे मुल्क में दुनिया में पड़ रहे हैं और पड़ सकते हैं क्लाइमेट चेंज। सबसे पहले तो आप हमें बताएं कि क्लाइमेट चेंज है क्या, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? देखिए ग्लोबल वार्मिंग इस वक्त जो है पूरी दुनिया जो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ख़तरा है वो ना तो आलमी जंग से ना तो पेंडेमिक से, बेसिक जो हमें जो इस वक्त ख़तरा है वो है हमें क्लाइमेट चेंज से। और अच्छा इस क्लाइमेट चेंज को अगर बिगाड़ने में जो किरदार सबसे बड़ा रहा है वो हम इंसानों का है। और सेकंड ये है कि जितनी तेज़ी से हम तरक्की के मनाजिल तय कर रहे हैं उसी तेज़ी से हम जो है तबाही की तरफ भी हम जा रहे हैं डे बाई डे। अगर इसको हमने कंट्रोल नहीं किया तो आने वाले चंद साल हार्डली 2030 तक जो है ना मैं ये देख रहा हूँ और इंटरनेशनल रिसर्च भी है कि जब हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे टेम्परेचर शूट कर जाएगा तो नोबडी कैन बी लिव हियर। तो इस वक्त जो है पूरी दुनिया सर जोड़ के बैठी हुई है कि किस तरीके से हम जो है ना ओवरकम कर सकते हैं इस क्लाइमेट चेंज को और आपके ग्लोबल वार्मिंग को। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इसका जो शदीद शिकार भी है, विक्टिम होने के साथ साथ हम प्रोडक्टिवली हम कोई काम भी नहीं कर रहे जिससे हम एक तो अर्न कर लें, हम इकोनॉमिकली अगर हम अपने आप को ग्रो कर लेते हैं तो चले हम उसका ऑल्टरनेट निकाल लेते हैं जी। मगर अनफॉर्चुनेटली आपके यहाँ CO2 का जितना तेज़ी से प्रोड्यूस हो रहा है पूरी दुनिया CO2 से रिवर्स की तरफ जा रही है, लोग इलेक्ट्रिक की तरफ आ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हम जो है कोल माइनिंग की तरफ जा रहे हैं, हम कोल से एनर्जी बनाने की बात कर रहे हैं, हम उसके ऊपर हम रिसर्च शुरू कर दी है, हमने माइनिंग शुरू कर दी है। पूरी दुनिया उसको स्विच ऑफ कर रही है, हम स्विच ऑन कर रहे हैं। सेकेंड ये है कि इसके साथ साथ अगर आप देख लें कि सोलर सिस्टम पे लोग आ गए, ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ लोग विंड टरबाइन पे काम कर रहे हैं। मगर इस वक्त हमारे यहाँ आप देखें कि आप कोल के ऊपर थर कोल की बात कर रहे होते हैं, हम कोल इंपोर्ट करने की बात कर रहे थे अफगानिस्तान से। तो ये सारे फैक्टर्स जो है ना ये ग्लोबल वार्मिंग को जो है ना शूट करने में बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त 2016 में एक सिटी साइन हुआ था, सारे जितने भी लीडर्स थे अराउंड द वर्ल्ड उन्होंने एक सिटी साइन की थी कि हमने ओवरकम करना है। उस वक्त 2016 में जो था टेम्परेचर वो 1 सेल्सियस शूट कर रहा था। इस वक्त 2022-23 में हम खड़े हुए, इस वक्त आपका सेल्सियस 1.5 शूट कर चुका है, रिमेनिंग 0.5 सेल्सियस आपकी रहती है जो अगर शूट कर जाता है जिस तेज़ी से आपकी ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। मेरे ख्याल से जो है ना 2030 तो बहुत उन्होंने ज़्यादा कह दिया, 2025 तक मैं इसको देख रहा हूँ कि चीज़ें जो है ना बहुत तेज़ी से जो है इसको तबाही की तरफ मैंने कैसी डॉक्यूमेंट्री देखी थी जिसमें रिसर्चर ये कह रहे कि एक ऐसा गुब्बारा है जिसको हाथ लगाने से फट भी सकता है
ना हम हाथ लगा सकते हैं, ना इसको छेड़ सकते हैं, लेकिन एक डिज़ास्टर आने वाला है जो कि कभी मानते नहीं थे, अब मानते भी हैं कि एक बहुत बड़ा वबा आने वाला है जिसको रोक तो नहीं सकते, लेकिन कोशिश ये पूरी दुनिया में जारी है कि इसकी थोड़ी सी असरात कम हो। लेकिन बदकिस्मती से हम, जैसे कि सर ने कहा, दुनिया आगे जा रही है। हम अगर अभी भी हालात देखें, माहौलियाती निज़ाम की बात करें, हम उसी सतह पे जा रहे हैं जैसे कि हम लोग मतलब अगर मतलब 60s की बात करें, 50s की बात करें, गैस नहीं, पानी नहीं, कुछ भी नहीं, हम वो गांव की जो खूबसूरती है उसी लाइफ में आ रहे हैं दोबारा। सर, अगर हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करें या क्लाइमेट चेंज की बात करें, ब्लैक होल, ये कितना बड़ा मायने रखता है? ये ब्लैक होल है क्या? और इसको मैं कभी कभी सोचती हूँ, आसमान में एक मतलब ब्लैक होल का मतलब मैं ये समझती हूँ कि आसमान में एक सुराख है जो हमने कर दिया है बस अपने पोल्यूशन से। ये एक्चुअली क्या है? क्या इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है? जी डेफिनेट बिल्कुल ऐसी है। देखें ब्लैक होल जो था वो तो आपके एक ओजोन में एक जो है ना होल सा हो गया था, पिन होल था वेरी अर्ली। डे बाय डे ये आपके होल में इंक्रीजिंग होती जा रही है। अच्छा, इससे ये होता है कि आपकी जो सूरज की शुआएं जो है वो डायरेक्ट जो पहले फिल्टर होकर आती थी वो डायरेक्ट आपकी जमीन पर उतर रही हैं। अच्छा, उतर तो रही हैं, फिर ये रिवर्स जा रही होती हैं, सतह ज़मीन को टच करने के बाद ये रिवर्स जाती हैं। जब ये रिवर्स जा रही होती है तो हमने हमारी जो अपनी क्रिएटेड जो हमने जो एक अपना एक ग्रीन हाउस गैसेस हमने एक लेयर बनाया हुआ है। जितनी भी गैसेस हम जनरेट कर रहे होते हैं ना, किसी भी शक्ल में हो, कार्बन की शक्ल में हो, मिथेन की शक्ल में हो, वो आपके एक सतह ज़मीन से ऊपर जाने के बाद उन्होंने भी एक स्काई लेवल का एक उन्होंने एक दायरा खींचा हुआ है। जो आपकी सूरज की रोशनी नीचे आती है उसके बाद ये रिवर्स नहीं जाती, वो ग्रीन हाउस गैसेस उसको रोक लेती हैं। अच्छा, वो वापस चली जाती है तो उसका टेम्परेचर लो हो जाता, तो वो टेम्परेचर शूट हो जाती है उसकी वजह कर, जो कि हमारे माहौलियाती जो सिस्टम है उस पर असरअंदाज हो रही हैं। डे बाय डे आपके ग्लेशियर्स की वजह कर पिघल रहे हैं, टेम्परेचर शूट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपके, अब तो हम वो ब्लैक होल से भी बहुत आगे निकल गए। इस वक्त जो है हमें जो ज़रूरत है वो ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अब ग्रीन हाउस गैसेस क्या है? हमने पहले बात की क्लाइमेट चेंज और अपना ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ आपके आ रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस ये जितने भी हम होम अप्लायंसेस इस्तेमाल कर रहे हैं इससे भी कुछ चीज़ें जनरेट हो रही हैं जो कि कार्बन की शक्ल में आ रही हैं। फिर हम जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जस्ट आप एनिमल्स जो हम खाना खाते हैं, जो हम अपने फूड में हमने डाइट में रखा हुआ है, हम गोश्त इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये जानवर से भी जो है ना इनसे मिथेन गैस पैदा हो रहा होता है। जितनी ज़्यादा हम जानवर की परवरिश करेंगे, उसको हम इस्तेमाल करेंगे, अपने फूड डाइट में रखेंगे, तो वो चीज़ें जो है ना वो भी हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट पर आ रही है। हमें अपने फूड पे भी देखना पड़ेगा उसको किस तरीके से हम उसको ऑल्टरनेट लेकर आएँ, और हमें वेजिटेबल की तरफ जाना पड़ेगा। हमें अपने सारे शेड्यूल्स को चेंज करने पड़ेंगे। हम जब तक अपने शेड्यूल्स को रिवाइज नहीं करेंगे तो आई थिंक कि हम इसको ओवरकम नहीं कर सकते। अच्छा, फूड की भी अगर बात करें, अगर हम किसी भी चीज़ की बात करें, एक्सट्रीम पे जो है पूरी दुनिया सतही तौर पे एक्सट्रीम पे जा रही है। अगर खाने पीने की बात करें या आप टेक्निकल चीज़ों की बात करें, टेक्निकल हो चुके हैं हम बाकायदे से। हम पाकिस्तानियों को तो बदबख्ती ये कि मैंने एक बहुत अच्छी बात सुनी थी कि पहले हमें एजुकेट किया जाए कि हम ये आला, ये मशीन कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमें इस्तेमाल ही करना नहीं आता, और क्योंकि करना नहीं आता तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर आता है। सर, ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, ग्लेशियर जो इन्होंने कहा कि, और ये बहुत बड़ा मसला आ रहा है, इससे दुनिया में क्या क्या और मामला जो है वो ख़तरनाक हो सकते हैं? जी, दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंज जो आ रहा है, इसको समझने के लिए पूरी दुनिया फर्स्ट वर्ल्ड जो भी काम कर रही है उसके निस्बत अगर हम पाकिस्तान को देखें हमारे यहाँ, तो अभी तक तो हमारे यहाँ इन बातों से लोगों पे यकीन ही नहीं आता उन लोगों को कि शायद ऐसा कुछ होने वाला है। क्योंकि उसकी वजह कि हमारे यहाँ एजुकेशन जो है, हम प्रोफेशनली सिर्फ जो बच्चे हमारे एजुकेशन ले रहे हैं वो सिर्फ अपनी प्रोफेशनल डिग्रीज़ में लगे हुए हैं, हम लोग इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। अब सिलसिला ऐसा है कि ग्लोबल वार्मिंग हो गई और क्लाइमेट चेंज हो गया, ये सारी चीज़ें दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड वाले लोग तैयारी तो कर रहे हैं। हमारे यहाँ आबादी में इतने ज़्यादा हैं, शायद उनकी सिटीज़ भी इतनी, उनके हमारे पूरे कंट्री जो हैं इतने बड़ी बड़ी तादाद हैं। पूरा ऑस्ट्रेलिया जो है 2-2.5 करोड़ की आबादी पर है, हम 30 करोड़ की आबादी का एक मुल्क है, ठीक है, वो पूरा एक बरआज़म है। हमारे यहाँ ज़रूरी है कि हम इसको ओवरकम करने के लिए सबसे पहले एजुकेट करें लोगों को, या अवेयरनेस सेशंस दी जाएँ, बेसिक प्राइमरी स्कूल से दिए जाएँ, ठीक है ना।
हम इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं, अगर वहाँ पर 5 लाख या 50 लाख लोग कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं या उनकी एम्प्लॉयमेंट्स इस्तेमाल होती हैं, इंडस्ट्रियल जोन इस्तेमाल हो रहे हैं, उसके निस्बतन हम बहुत ज़्यादा लॉस देते हैं उसको। अब इसमें बेसिकली एजुकेशन के अंदर ये सब्जेक्ट आ जाना चाहिए अब तो मेरे ख्याल में, कि हमें अपने इन्वायरमेंट को कैसे क्लियर करना है, कैसे क्लीन रखना है, हम कैसे इसमें इफेक्ट पैदा कर सकते हैं इन चीज़ों के अंदर, और हम अपनी कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नुकसान दे सकती हैं। ग़िज़ा के मामले में जैसे आपने बात की है, तो ये चीज़ मेरे ख्याल में अब हमारे सब्जेक्ट में आ जाना चाहिए। लेकिन सर एजुकेट करने के लिए ना माँ बाप उस मिजाज के हैं और ना ही उस्ताद, माजरत के साथ मुझे तो ऐसा लगता है कि बच्चों से पहले हमें असातिज़ा को जो है उनको एजुकेट करना चाहिए कि बच्चों को कैसे एजुकेट करते हैं, क्योंकि जैसे कि आपने पहले बहुत अच्छी बात की, हम प्रैक्टिकली तो एजुकेशन बहुत बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में दाखिल करें, बाप मजदूरी करता जा रहा है कि बच्चा बड़े स्कूल में पढ़ना चाहिए, लेकिन तरबियत की बात बिल्कुल भी नहीं करते। जी बिल्कुल। खैर इस टॉपिक पे तो ज़रूर बात करेंगे, लेकिन फिर आएंगे कि क्लाइमेट चेंज के अवामिल क्या हैं, इसको ओवरकम कैसे करें हम। देखिए, ओवरकम करने के लिए सबसे पहले तो अवेयरनेस का होना बहुत ज़रूरी है, और हमने इसके ऊपर एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, कोई 2-4 महीने हो गए। इस पे हम बेसिकली बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले बच्चे जो हमारे हैं वही हमारे कौम के मेहमान हैं, इन्होंने ही सारी सिस्टम को संभालना है। अच्छा, 2 बातें हैं कि एक तो हमारी आने वाली नस्ल और एक जो करंट हमारी जो हम लोग जो हैं, इन दोनों ने मिल के सिस्टम को संभालना होगा। सबसे पहले हमने इनके लिए एक अच्छा माहौल बना के देना है, साथ में उन बच्चों को एजुकेट करना है कि इस माहौल को किस तरीके से आगे उन्होंने परसू करना है। इसके हवाले से हम ऑलरेडी स्कूल्स में हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, डेली बेसिस पे हम स्कूलों पे जाते हैं, उनको गैदर करते हैं, उनको अवामिल बताते हैं कि क्या क्या अवामिल हैं जिसकी वजह कर हमारा क्लाइमेट डैमेज हो रहा है, और इसको हम किस तरीके से सही कर सकते हैं, और आने वाले दिनों में हम इसको किस तरीके से इसके लिए पेशबंदी कर लें कि इसको मज़ीद क्या एक्टिविटीज़ करें कि जो इसकी जो आपकी ग्लोबल वार्मिंग में जो इजाफा हो रहा है उसको किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं। इसके लिए बेहतरीन सबसे छोटी सी बात ये कि लोग कहते हैं कि हम एजुकेशन, हेल्थ और अपना मुख्तलिफ इशूज़ पर डिस्कस कर रहे होते हैं। मैं कहता हूँ अगर आपके पास अगर क्लाइमेट अगर नहीं होगा, आपके यहाँ पेंडेमिक हो, कुछ भी हो, अगर क्लाइमेट आपका सही नहीं होगा, ना तो आपके यहाँ हेल्थ होगी, ना आपके एजुकेशन कोई ले सकता है। जब एजुकेशन और हेल्थ नहीं होगी तो आपका सारा का सारा सिस्टम डैमेज हो जाएगा। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो अहम टॉपिक है वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज पे हम सबको यकसुयत के साथ सर जोड़ना चाहिए। हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी इसके ऊपर रिसर्च करना चाहिए कि हमारे जो माहौल है उसके हवाले से हमें क्या एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, उस पर मज़ीद रिसर्च की ज़रूरत है। और साथ नॉट ओनली कि क्लाइमेट से हम इफेक्टिव हो रहे हैं, हमारे फूड पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। अभी देखें आपके गंदम की क्राइसिस आ गई है, कॉटन आपके नायाब हो गया, क्यों? वो भी क्लाइमेट चेंज की वजह करके। जो आपके सैलाब आया उसने आपके सारे ज़रात को बहा कर ले गया। बदकिस्मती से अभी तक वो पानी निकाला नहीं गया, और वो ज़मीन इतना पानी चूस चुकी है, अभी मुझे तो नहीं लगता कि अभी यहाँ पे कोई काश्तकारी हो भी पाएगी। तो ये सर, ये तो छोटी छोटी चीज़ें कि छोटे से सैलाब का बैकअप नहीं है हमारे पास। आप बात करें क्लाइमेट चेंज की, आप बात मतलब हंसी आती है मुझे। वो आपकी बात दुरुस्त है। असल में ये जो बात कर रहे हैं कि अवेयरनेस सेशन देना, एजुकेशन देना, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात आपने जो बड़ी अच्छी की थी, देखें सिर्फ ऐसा ही नहीं कि हम स्कूल के बच्चों को अवेयरनेस दें, जिस तरीके से पूरी दुनिया में कम्युनिटी ट्रेनिंग्स होती हैं, पेरेंट्स ट्रेनिंग्स होती हैं, टीचर ट्रेनिंग्स होती हैं, जैसे कि इन्होंने कहा कि अडल्ट्स और बच्चे दोनों साथ मिलकर इस मसले को रोक सकते हैं। असल में वही तो हमारे यहाँ तो बड़े ही एजुकेट नहीं है, बड़े एजुकेट नहीं, ऐसा ही है। हमारे कम्युनिटी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, ठीक है, पेरेंट्स ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, इवन हमारे टीचर्स ट्रेन नहीं होते, हम लोग उनके टीचर्स ट्रेन नहीं होता कि बच्चों के साथ उन्होंने किस तरीके से चलना है। एक बच्चा जो होता है आने वाला फ्यूचर है आपका, ठीक है। अगर हम अपने आप को सेव कर रहे हैं, हम अपने ग्रैंडसन सेव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर हम कभी भी कोई चीज़ ऐसी, अगर हम एक दरख्त लगाते हैं, अगर हम स्कूल में हम उनको अवेयरनेस दे रहे हैं ना कि देखें बेटा, हम अगर कोई दरख्त लगा रहे हैं, इस दरख्त का फ़ायदा अगर 20 साल बाद, 30 साल बाद, कुछ ऐसे दरख्त हैं कि बहुत लॉन्ग टाइम के बाद ग्रो करते हैं, तो ये लेसन होना चाहिए कि हम कोई ऐसा काम करें अपनी, खासकर हमारी कंट्री में, कि हमारे आने वाले वक्त को हम सेफ कैसे कर सकते हैं। अभी दुनिया जिस तरीके से दौड़ रही है तेज़ी से, हर बंदा अपने सेल्फ को लेके प्रोटेक्ट कर रहा है, सिर्फ अपनी ज़ात के तक काम कर रहा है। अगर सोशल एक्टिविटीज़ देखी जाए तो वो असल में हकीकत में यही चीज़ होती है, हमें हाउ टू बी सेफ द ह्यूमन। हम अगले 50 साल बाद कहाँ होंगे, मैं हूँ या नहीं हूँगा, लेकिन हम किस तरीके से अपने आने वाले कल को सेव कर सकते हैं। अच्छा सर, आपने कहा निसाब में ये चीज़ें होनी चाहिए। हमारा निसाब जो है वो जब से बना हुआ है तब से वैसा ही चल रहा है। हमारे निसाब में बाहरी मुल्कों की सारी चीज़ें आ रही हैं,
एक तो हमारी तारीख नहीं है सही से निसाब में कि हमारी अपनी तारीख क्या है, और दूसरी आप कह रहे हैं कि हमारे निसाब में ये चीज़ें होनी चाहिए, तो आप कोशिश कर रहे हैं इस बात के लिए? जी बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं हम। देखें, हमारे एजुकेशन तक इंडस्ट्री बन चुकी है जी, और दुनिया में भी काफ़ी जगहों पर इस तरीके से इसको समझा जाता है खासकर, लेकिन वहाँ हाई डिग्रीज हाई एजुकेशन को इंडस्ट्री समझा जाता है। यूके बेस्ड हैं, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड हैं, जितने भी एजुकेशन इंडस्ट्रीज बनाई हुई हैं उन्होंने। लेकिन हमारे यहाँ तो हम मेरे ख्याल में इवन 3 years ओल्ड बच्चा गोइंग टू बी स्कूल, ठीक है। तो अच्छा, वो इंडस्ट्री वहाँ से शुरू होती है। 18 से 20 साल के लिए पेरेंट्स बुक हो गया उसके लिए, और पेरेंट्स को ये पता कि मैंने बच्चा स्कूल वालों के हवाले कर दिया, स्कूल से वो प्राइमरी पे गया, सेकेंडरी लेवल पे गया, डिग्री लेवल पे गया, आखिरी में हम अपने बच्चे को प्रोफेशनली या तो IT मास्टर रिपोर्ट बना देते हैं या डॉक्टर बना देते हैं। उसको कुछ नहीं पता कि उसने अपनी एक्टिविटी, अपनी सर्विसेज कम्युनिटी को कैसे देनी है। तो इसका फुकदान बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, बहुत ज़्यादा है। मैं समझती हूँ कि पढ़े लिखे लोग इसमें पीछे रह गए हैं, एजुकेटेड लोग इसमें पीछे रह गए कि अपने बच्चों को तरबियत नहीं दे सकते। जैसे कि आपने बहुत अच्छी बात की कि बच्चों को ये भी नहीं पता कि हम किस एज के बंदों से, किस एज से कैसे बात करें, लोगों से क्या, पेरेंट्स से। आप आजकल देखें ना, हम अपने पेरेंट्स से, आजकल गैजेट्स आ गए हैं, हम मोबाइल्स में इतने बिजी होते हैं, इवन पेरेंट्स खुद बिजी होता है, ठीक है। अब ऑफिस से आए, ऑफिस से आने के बाद आप जितनी देर आपने लॉन्ग ड्राइव की है, वापस आते हैं ऑफिस से आने के बाद आप अपने मोबाइल में बिजी हो जाते हैं। अगर आप अपने बच्चों को देखते हैं तो बच्चे भी, इवन कि हर बच्चे को अपने सारी एक्टिविटी मोबाइल्स पे चाहिए। बल्कि अभी मेरे ख्याल में पेंडेमिक आया, उसके बाद तो तमाम लोग इतने इन्वॉल्व हो गए, एजुकेशन क्लासेस भी मोबाइल्स पे आ गई, ऑनलाइन हो गई। तो हम लोग मेरे ख्याल में ऐसा लगता है कि किसी और सैयारे पे आ गए, हमें कम्युनिकेशन आपस में गैप्स आ गए। वैसे दौरे जदीद के फ़ायदे हमारे मुल्क तक पहुँचे तो हैं, लेकिन फ़ायदों को नुकसान बनाने में हमारे यूथ ने या हमारे एडल्ट या हमारे लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। क्योंकि जितने भी मशीन यहाँ पे आए पाकिस्तान में, चाहे मोबाइल की सूरत में हो चाहे किसी भी सूरत में हो, हमने कभी भी पॉजिटिव इस्तेमाल उसका करना सीखा ही नहीं है। जबकि ये बहुत बड़ा ज़रिया है दुनिया से कनेक्ट होने का, लेकिन हमने अपने बच्चों को सिखाया नहीं है। क्या आपको लगता है कि क्योंकि अब मोबाइल फ़ोन तो छोटे बच्चे पैदा होते ही बस उनको हाथ में मोबाइल फ़ोन देना चाहिए, तो फ़र्ज़ बन गया है माँ बाप का कि ठीक है जान छूट जाएगी, तो आपको लगता है कि इस बारे में भी अवेयरनेस स्कूल्स में या किसी सतह पर बच्चों को देनी चाहिए? क्या आप कभी भी इस मशीन का या इस चीज़ का सही तरीके से यूज़ करना बच्चों को एजुकेट करते हैं आप? देखिए, आपके सवाल के साथ मेरे जहन में एक बात ये आई, ये मोबाइल की एक वसाइल है ना, ये मसाइल नहीं है। मसाइल नहीं है, वसाइल नहीं है, तो कह रही फायदा है। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात करता हूँ। मोबाइल तो ये मेरे हिसाब से जुम्मा 8 दिन हुए आए हुए हमारे और आपके हाथ में। इससे कई गुना पहले हमारे हाथ में अल्लाह ताला ने हमारे जो नेमत अता की, गैस, सुई गैस की मैं बात करूंगा, ठीक है? क्या बात कही आपने। तो देखें, हम वो बदकिस्मत कौम है, अल्लाह ताला ने हमें बड़े वसाइल दिए, मसाइल बहुत कम 4 मौसमें हमारे मुल्क में, मौसमी फ्रूट है, सब्जियां हैं, सब कुछ है, ठीक है। समुंदर आपके पास है, दरियाएं आपके पास है, मादनियात से भरा हुआ है आपका मुल्क। देखिए, बदकिस्मती ये हुई हमारे मुल्क के साथ कि हमने अपने वसाइल पे तवज्जो नहीं दी, हमने अपने लोगों को एजुकेट नहीं किया कि हाउ टू यूज दिस एनर्जी एंड अदर मिनरल्स, राइट। इस वक्त आप देखें कि हम अगर बात कर रहे हैं मोबाइल की, तो ये तो बहुत अभी की बात है, अभी तो उसके ऊपर हम सोचने की अभी की बात ने तो मतलब बकौल सर के इसने तो बस कर दिया सब कुछ ना। अच्छा, अब मैं एक बात इतना जानता हूँ कि अगर हम अपने वसाइल पे, अगर हम, ये भी हमारा वसाइल है ना, ये हमारे वसाइल है, ये हमारे पास, हम इससे हम गेन कर सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हमने चीज़ों को जो है ना, हमने उसकी इज्जत नहीं की, उसको हमने अप्रिशिएट नहीं किया और उसको उस तरीके से यूटिलाइज नहीं किया। और इस वक्त आप मोबाइल की बात करिए, मैं तो गैस के ऊपर देख रहा हूँ कि कितने वाफिर मिकदार में आपके पास गैस मौजूद था, वो आपने किस तरीके से मिस हैंडल किया। आज आप जो है ना, एक बात समझ में नहीं आती, हम ब्रेक पे जाते, लेकिन इस बात में हम कंटिन्यू करेंगे कि हमारे मुल्क में पानी नहीं है, लेकिन टैंकर माफिया जो है पानी घर तक 15 मिनट में पहुंचा देते हैं। कहाँ से पानी आता है ये अल्लाह जाने। गैस नहीं है, लेकिन सुई गैस जो है वो सिलेंडर में भर रही होती हैं, कहाँ से भर रही होती है अल्लाह जाने। तो हमारे मुल्क में गोश्त भी हैं, जिन्नात भी हैं जो ये काम कर रहे होते हैं। अब ये गैस का जाना ये पानी के जाने की तरह है। क्या हमें गैस खरीदने से मिलेगी? इसके सूरत हाल ये, वैसे सूरत हाल तो यही है कि जिस तरह हम पानी खरीदते हैं उसी तरह हमें गैस खरीदनी पड़ेगी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, फिर इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। गोली चालू का जीर का सारी ब्रेक पता साड़ी में देता हूँ।
शद के गोली चारों का ब्रेक एंड ब्रेक सारे चुके आवाज़ बेहतरीन टॉपिक का गप्पे थे। अच्छा, आपने जो ब्रेक से पहले मुझे सूरत हाल बताया, आपने मेरी गलतियाँ मुझे बताई, जैसे कि मैंने तो डायरेक्ट गवर्नमेंट पे पूरे मामला थोप दिए कि भाई गैस नहीं है, पानी नहीं, आता कहाँ से। आपने जो मेरी गलतियाँ यानी कि अवामी गलतियाँ मुझे बताई अभी ब्रेक से पहले, वो मैं चाहती हूँ आपकी आप ऑन एयर भी बताएं। गैस का इस्तेमाल, देखिए जी बिल्कुल, बात इतनी सी है कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत ज़्यादा नवाजा, बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला का एहसान है, मगर अनफॉर्चुनेटली कि हमारी ट्रेनिंग नहीं रही। हम बीइंग मुस्लिम, हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हमें अतदाल पसंदी हमारा दीन कहता है, उसका हमने क्या हाल किया वो आपके सामने। इस वक्त दुनिया में सबसे वाफिर मकदार में, इंडिया में भी गैस नहीं है, हमारे पास गैस बहुत वाफिर मकदार में मौजूद थी, आज गैस आपके यहाँ ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हो गया? मिस यूज़, केयरलेसी। हम जो है ना किसी भी नेमत को जो है ना हम समझते हैं कि जैसे ये हमें जो है ना खुदा न खास्ता ये हमारी घर की लौंडिया, ऐसी नहीं है। अल्लाह ताला भी आपको चीज़ें देता है, उसको सब्र शुक्र और उसको इस्तेमाल करने के लिए। तो इस वक्त गैस के साथ साथ अभी नेक्स्ट अभी आपके साथ एक इशू आने वाला है, वो आने वाला है पानी, और वो आ चुका है। वो सर्दियों में हमें थोड़ा फील नहीं होता, अभी थोड़ी सी गर्मी आएगी, आपको टैंकरों के पीछे दौड़ना पड़ेगा और सारे मामला आपके सामने। हमारी इंडस्ट्री जो है वो पानी पे चल रही। एक टी शर्ट जो बन रहा होता है वो 32 लीटर पानी पे एक टी शर्ट बनता है आपका। हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। यू नो कि अगर हमारा पानी नहीं हो तो हम एक्सपोर्ट खत्म हो जाएगा। इस वक्त सबसे बड़ा फड्डा जो है हमारे एक्सपोर्ट में पाबंदी लगने जा रही है। कैसे? वो इसलिए कि आपके यहाँ ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा हुआ, कंबाइंड इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट CETP, ये गवर्नमेंट का लगाने का काम है। ये गवर्नमेंट ने लगाना होता है। ये बड़े बड़े नाले लगे हुए हैं, उसके ऊपर इन्होंने लगाना होता ताकि आपकी जो कचरे हैं, जो वेस्टेज है, उसको साफ करके वो पानी जो है ना ड्रेन आउट किया जाए समुद्र में। इस वक्त हमारे जितने भी बड़े नाले हैं वो डायरेक्ट समुद्र में गिर रहे हैं, उसमें कोई CETP प्लांट नहीं लगा हुआ। एनफ इंडस्ट्रीज को पाबंद किया गया है इंटरनेशनल लॉ के तहत कि जी आपने क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करना है, आपने इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट अपना इंडिविजुअल लगाना है। अच्छा। जब आप लगाएंगे तो आपको एक सर्टिफिकेशन मिलती है ISO सर्टिफाइड की, तो आप एक्सपोर्ट करते हैं। इस वक्त पूरे कराची में कोई CETP प्लांट नहीं है। जो जगह थी बदकिस्मती से वो चाइना कटिंग की नज़र हो गया, प्लांट लगाने के लिए जगह नहीं है। इससे तो समुद्री पानी को भी नुकसान भी होगा। गैस वही तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, ये हम ये समझते हैं कि क्लाइमेट सिर्फ हमारे घर की चीज़ है, नहीं, ये ग्लोबल है। आपका समुंदर, ये बहरे अरब जो है ना पूरी दुनिया से कनेक्ट होता है, फिल्टर होके जा ही नहीं रहा। तो जो आप नहीं भेजेंगे तो उसका क्या ऑल्टरनेट आएगा? वो आप पे सैंक्शन लगा देंगे आपके एक्सपोर्ट के ऊपर। जब एक्सपोर्ट पे से अच्छा ऑलरेडी हम जो है ना इकोनॉमिकली हम डे बाय डे हम गिर रहे हैं, मजीद हम पे सैंक्शन लगेंगे इसके ऊपर। खुदा न खास्ता मैंने भी पिछले दिनों इसके ऊपर रिसर्च भी किया था, लिखा भी था, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी इसके ऊपर कि खुदारा इसके ऊपर काम करें कि आप अपने इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं, अपने पानी को साफ करके। अच्छा, ये हमारे लिए ये माहौलियात हमारी ज़िंदगी है, ये समुंदर हमारे लिए है। अगर हमने इसको गंदा कर दिया तो आने वाली नस्ल इससे क्या मुस्तफीद होगी? सेकंड ये है कि हम इस वक्त कराची को 470 मिलियन गैलन जो पानी रोज़ाना ये कराची को प्रोवाइड हो रहा होता है। अच्छा, उसमें से आपके जो है 650 मिलियन गैलन रोज़ाना आपको मिल रहा होता है कराची को पानी, उसमें से 470 मिलियन गैलन जो है आपका ड्रेन आउट कर देते हैं। यू मीन कि आप फिर इस्तेमाल कितना कर रहे हैं? 30 to 25%, और आपका जो है 60 to 70% पानी जो है ना वेस्ट हो रहा है। तो इसका मतलब हमारे यहाँ तो कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, हमें मादिर पिदर आज़ाद है, हमें पानी हमें घर पे मिल जाता है वाटर बोर्ड के तवस्सुस से, या हमने बोरिंग भी कर ली है आजकल। अच्छा, ये बोरिंग भी बहुत ख़तरनाक है। अच्छा, आप ज़मीन के वाटर लेवल को कम कर रहे हैं। अच्छा, फिर ये सारी चीज़ें ख़तरनाक है तो इलीगल भी है। अगर हम लॉ की तरफ से भी देखें, इलीगल है कि हर आदमी, आम आदमी बगैर किसी सर्टिफाइड चीज़ के काम नहीं कर सकता। तो क्यों भाई इदारों के सामने तो बोरिंग हो रही होती है, ज़मीन खोद रहे होते हैं, तो अगर इलीगल है तो इस पर एक्शन क्यों नहीं लेते? अच्छा, मैं बीइंग ए जर्नलिस्ट मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया। मैंने क्योंकि साकिब निसार साहब ने पाबंदी लगा दी थी, 1 रुपए पानी के ऊपर लगा दिया था। जो पानी बेचने की मैं बात करूँगा ना, चले हम तो घर पे कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारा थोड़ा ज़रूरत बन जाता है, हमारा हक होता है, हम अपना हक भी जतलाते हैं। मगर जो पानी के ट्रेड कर रहे हैं, बेच रहे हैं, नेस्ले हो गया, बहुत सारी कंपनीज हैं वो बेचे, उनके ऊपर उन्होंने 1 रुपये फी लीटर के हिसाब से पाबंदी लगाई थी कि आपने पे करना हो, क्योंकि आप पाकिस्तान का पानी निकाल के बेच रहे हैं। बहुत अच्छी बात हो गई। जब उसके ऊपर हमने रिसर्च की कि कितने पैसे किस किस कंपनियों ने पे किया, तो पता चला जी 0
तो हमने केएमसी की जिम्मेदारी उन्होंने लगाई थी। हमने केएमसी से पूछा भाई आपने पानी का कितने रिकवरी किया, उन्होंने कहा यार हम लगे हुए, हमें नहीं मिल रहा, पैसे नहीं मिल रहे, हमें सिस्टम नहीं है, हमारे पास टीम नहीं है। तो एट द एंड ये सीपा है, सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, उनके हवाले कर दिया उन्होंने। तो उन्होंने 2 या 3 कंपनियों से पेमेंट ली कि रिकवरी की, वो भी ये बराए नाम था कि उनका नाम आ जाए कि हमने रिकवरी की है। मगर इस वक्त कि पाक कराची जो है टोटल जो है ना वो ख़रीद के पानी पीने पे उस वक्त गुजारा कर रही है। तो आपको पता है कितना पानी यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, ट्रेड हो रहा है पानी के ऊपर। तो इससे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इसकी चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो ये अगर हम देखें तो ये सिर्फ अगर आवाम को आप जितना आज़ाद करोगे, आज़ादी का यहाँ पे तो बहुत ही गलत मतलब निकाला गया है कि आप आवाम को रूल्स एंड रेगुलेशन उस पर आयद करोगे ही नहीं। सॉरी टू से इदारों को भी नहीं है कि वो उनके रूल्स क्या हैं। असल में हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे पास इदारे हैं, हमारे पास डिपार्टमेंट हैं, वो एक्टिव नहीं हैं, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ पे जो काम करने वाले हैं, उनको ही नहीं पता कि उनकी जिम्मेदारी क्या है। जी बिल्कुल। तो ये वही बात होती है सर एजुकेशन की। तो जैसे कि अगर आप यूथ की बात करें, आपने कहा यूथ को एजुकेट करना ज़रूरी, तो क्या हम यूथ को इदारों के बारे में, हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम बचपन से अगर उनको किसी इदारे के बारे में एक ख्वाब देखता है ना, एक बाप या एक माँ ख्वाब देखती है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर ये बनेगा, लेकिन ये तो बनेगा, लेकिन वकौल आपके कि वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए बनेगा। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं कि हम उसे जिम्मेदारियाँ समझाएं उस इदारे की? जी बिल्कुल। आपने जो बात की है कि घर की बात की है, जैसे कि घर में हमें ट्रेनिंग मिलनी चाहिए या पेरेंट्स हमें बताएं। असल में जैसे हम अपने घर को प्रोटेक्ट करते हैं ना जी, तो हम कभी भी उसकी जिम्मेदारी ये नहीं देते कि घर मैंने जिससे ख़रीदा था उसने ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा उसने क्यों नहीं किया, मेरा पड़ोसी क्यों नहीं कर रहा, उसको हम खुद ओन करते हैं। असल में हमारे यहाँ फुकदान शायद ये ऐसा आ गया है कि हमें उंगली उठाना बहुत आ गई है, हम अपने आप को अपने सेल्फ को वो नहीं करते ना। अब सिलसिला ये है कि हुब्बुल वतनी एक बहुत बड़ी खूबसूरत चीज़ है। देखें आज हमारे मुल्क में बेतहाशा मसाइल हैं, उस मसाइल को हल करने के लिए हम हमेशा गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं, उन इदारों की तरफ देखते हैं। वो उन इदारों में भी मैं और आप जैसे लोग हैं, इस गवर्नमेंट में भी मेरे और आप जैसे लोग हैं। अगर हम इतनी बड़ी तादाद में दुनिया के मुल्क, बड़े मुल्क हैं, आबादी के बड़े मुल्कों में हम आते हैं, दूसरे तीसरे नंबर पे आते हैं, अगर जब तक हम अपने तौर पर हर बंदा अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाएगा, हम इन मसाइल पर कंट्रोल नहीं कर सकते। इवन के दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क भी आके यहाँ गवर्नमेंट शुरू कर दे ना, तो तब तक मसले हल नहीं होंगे। आपको पता है बाहर दुबई में चले जाए इवन आप, ठीक है, हर बंदे को लॉ पता है, कानून पता है कि मैंने अपने मुल्क को फ़ायदा कैसे देना है, नुकसान नहीं देना, अपने आप को सेल्फ कैसे बर्दाश्त कर। हमें सिर्फ मसला हमारे ये है कि अब आपने देखा कि हमारे इकोनॉमिकल हालात किस तरीके से चल रहे हैं ना, उसमें हम लोगों को फ्री फूड तो दे सकते हैं, हम उसको कहते हैं आप आएँ और फ्री खाना खा लें, हम उसको ये नहीं बताते कि उसने इस खाने के लिए कल अपनी स्किल डेवलपमेंट कैसे करनी है, कल को उसने रिस्क कैसे कमाना है। ठीक है, जिस तरीके से हम कर्जा ले रहे हैं, मुल्क चला रहे हैं, और वो लोगों के गरीब आदमी आप आए और फ्री में खाना खा लें, इस तरीके से दुनिया नहीं चलती। अच्छा, यही सबसे बड़ा मसला आ रहा है अभी कराची का भी, मैं आप बात करती हूँ उस पर जी। अब इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि जितना पैसा हमारे यहाँ फ्री फूड पे लगाया जा रहा है, ठीक है, इस पे आप स्मॉल इंडस्ट्री सिस्टम लेकर आ सकते थे, ठीक है, जी बिल्कुल ऐसा ही। पूरी ओवरसीज के लोग फंड, ये खाने चलते कहाँ से हैं, हमारे और आपके फंड से चल रहे हैं, ठीक है, इनके तखमीने लगाए जाएं इन लोगों। अच्छा, मैं बड़ी सी तस्वीर अपनी लगाकर मैं 500 लोग रोजाना खिला रहा हूँ, 5000 लोग रोजाना खिला रहा हूँ, मैं अपनी तस्वीर बड़ी कर रहा हूँ, और लोग गरीब आदमी के नाम पे खाना दे रहे हैं, तो हम उनको भी क्या फ़ायदा दे रहे हैं, उनके औलाद को क्या फ़ायदा दे रहे हैं। मेरे ख्याल में कि हम तो उनकी इज़्ज़त नफ्स भी ख़राब कर रहे हैं और उनकी आदत भी बिगाड़ रहे हैं। तो हम कभी भी अब इस चीज़ के अंदर अपने मसाइल पर काबू नहीं पा सकते। इस काबू पाने का तरीका ये है कि हमारे कम्युनिटी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए फौरी तौर पर। आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में एक ओल्ड टाइम जब हमारा होता था, एक लाइब्रेरी टाइम होता था, एक कम्युनिटी आपस में बैठा करती थी, एक इलाके में मसाइल पर बात की जाती थी, फिर हम लोग इलाकाई सतह पर उन मसाइल को हल करने की बात की जाती थी। आज तो हमने सिर्फ एक चीज़ सीखी हुई है, जो भी मसला है, जो भी मसाइल है, गवर्नमेंट पर डाल दो। गवर्नमेंट्स भी आती हैं जाती हैं, कोई भी गवर्नमेंट आके कभी भी ये नहीं कहती कि भाई मैं ये मसले को हल नहीं कर सकती, वो भी हमें कहते हैं ठीक है जी हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। जाने वाली गवर्नमेंट आने वाली गवर्नमेंट को रो रही होती है, आने वाली गवर्नमेंट जाने वाली को रो रही होती है, और कुछ सियासी जंगों ने भी तो हमारा जी बिल्कुल। अब मेरी कोशिश तो यही है कि हम वैसे जैसे मेरा ताल्लुक रोटरी से है, रोटरी इंटरनेशनल से, मैं अब इसमें हमने यूथ की आपने बात की, तो इसमें यूथ लेवल के ऊपर रोड ट्रैक काम करता है। अभी हमने इस साल के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर यूथ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, उसमें हमने इंडस्ट्री को और कॉर्पोरेट सेक्टर को, इनको आपस में साथ बिठाया
और उसके बाद हमने इनको कैरियर काउंसलिंग दी यूथ को। और कैरियर काउंसलिंग मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैरियर काउंसलिंग का मतलब ये है कि अगर मैं डॉक्टर बन रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं इंजीनियर बन रहा हूँ, तो मैंने इंजीनियर डॉक्टर बन के करना क्या है? डिग्री ले लिए। अब उसमें हमारे 70% लोगों के पास तो यहाँ उनका अल्टरनेटिव होता नहीं, वो पाकिस्तान से लीव कर जाते हैं। हमारे पास एजुकेशन है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन नहीं, वो पाकिस्तान से लीव कर जाते हैं। और जो लोगों के पास वसाइल नहीं होते वो ड्रेन हो जाते हैं। यहाँ पे उनके एजुकेशन के हिसाब से उनके पास जॉब्स नहीं होती, ड्रेन हो जाती हैं। और दुनिया में सबसे बड़ी जीत एजुकेशन और यूथ होता है, जो आपके पास दोनों हैं। हम उसको फ़ायदा क्यों नहीं उठा रहे? हमारे यहाँ इन चीज़ों पर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया जा रहा कि हम किस तरीके से इन चीज़ों को साथ लेके चलें। एक डिपार्टमेंट बनने चाहिए। जैसे ही आपके बच्चे ग्रेजुएशन लेवल के हैं, उनकी पूरी एक रिकॉर्ड्स होना चाहिए उनके अंदर। आप 100% बच्चों को अगर फैसिलिटेट नहीं कर सकते, कम से कम 70-80% मार्क्स लेने वाले बच्चों के आपके पास नंबर्स होने चाहिए। आप तमाम इदारों को जिम्मेदारी दें कि उनको इंटर्नशिप दी जाए, ठीक है, उनको उनसे मुताल्लिका शोबों में उनको ग्रेजुअली बांटा जाए। और अब आप देखें, ऑस्ट्रेलिया ने पिछले 20 सालों से 30 सालों से उन्होंने दुनिया से आला क्वालिटी क्रीम्स स्टूडेंट्स को लिया और इमिग्रेशंस दी। आज कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क हो गए, वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे ममालिक जब बहुत ज़्यादा हम प्रोड्यूस करते हैं यूथ और एजुकेशन होती है, वो तमाम बच्चे वहाँ चले जाते हैं और उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं। अगर आज हमारे ममालिक में हम आने वाले टाइम पे उस एजुकेशन को इस्तेमाल करें, उस यूथ को इस्तेमाल करें, ये दुनिया हमारे आगे, हम तरक्की याफ्ता मुल्क कहला सकते हैं। लेकिन हमने आदत डाल दी है, पैसे नहीं है, फ्री खाना खा लो, बिल्कुल, आपको लोन चाहिए लोन ले लो। मतलब बेसिकली हमने रहमदिली का इतना गलत फ़ायदा उठाया और उठवाया है। मैं हैरान हूँ। हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। एक कौवे का भी घोंसला जब टूट जाता है तो मेहनत करके दूसरा घोंसला बनाता है। वो जानवर है, उसे न पैसों की ज़रूरत है, न चीज़ों की, सिर्फ मेहनत की ज़रूरत है। हम इंसान हैं और अभी तक सैलाब ज़दगान वैसे ही बैठे हुए हैं और इंतज़ार करें कब कोई ट्रक आएगा और हमें खाना देगा। क्योंकि सर इसमें इदारों की भी गलती है। मैंने हमेशा यहाँ पे बैठे हुए इदारों को कहा है कि आप सब एक मुश्त क्यों नहीं हो जाते? अगर आप सब एक साथ हुए, यही फंडिंग, यही पैसा किसी एक इलाके के कारोबार में लग जाए तो उनको मांगने की क्या ज़रूरत है? अच्छा, बिल्कुल आपने अच्छी बात की। अच्छा, अब मसला ये कि आपने यूथ की और बात की, 7.5 लाख स्टूडेंट्स इस साल पाकिस्तान से जा चुका है एजुकेशन के नाम से, या पाकिस्तान को से बाहर जॉब की तलाश। मेरी अपनी भतीजी गई है। अब 7.5 लाख यूथ में अंदर, अगर अब आप ये देखिए कि अगर हमारे यहाँ से कोई यूथ में से कोई लोग या स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं जी, कितना पैसा हम उस पर खर्च करते हैं वहाँ जाने पे। अगर यही हमारे यहाँ स्मॉल इंडस्ट्री सिस्टम हो और उस उनकी एजुकेशन के पर उनको यहाँ पे काम करने के मौके मौजूद हों, तो आप सोचें कि हम कितनी स्पीड से अपनी तरक्की के बाजार मतलब लेकर जा सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें इन सारी चीज़ों को बिल्कुल, अभी आप सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तादाद देखिए कितनी ज़्यादा बढ़ रही है और अभी बढ़ती जाएगी। पाकिस्तान में जितने भी अगर वैल्यूएबल लोग हैं जो काम कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए, वो रहेंगे क्यों सर? बिल्कुल आप ये भी तो देखें, अगर वो पढ़ लिख के उसे पता है कि वो 20 साल भी काम करके उसकी यही वैल्यू होने वाली है, तो वो बाहर जाके अपने आप को ज़्यादा जो है वैल्यूएबल बनाएगा और उस मुल्क के लिए काम करेगा और वो मुल्क फैसिलिटाइज भी करते हैं। लेकिन अगर इसको भी अगर देख लें, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे मुल्क में जी। जैसे बांग्लादेश आप देखें, उनकी इकोनॉमी का तो सबसे बड़ा हिस्सा ही इस टाइम पे उनके ओवरसीज़ का है जी, जो उनके बाहर लोग काम कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि उनकी गवर्नमेंट्स कोशिश करती हैं कि अगर उनके मुल्क में उनको जॉब्स नहीं मिलती तो वो दूसरे ममालिक में उन्होंने उनको फैसिलिटेट किया है। हमारी गवर्नमेंट्स जो होती हैं बाहर से लोन्स और पेमेंट्स और कर्ज़ों के लिए तो बहुत भागते हैं। अगर हम इसी तरीके से अपने लोगों को अगर हम यहाँ जॉब प्रोवाइड नहीं कर सकते तो हम अरब कंट्रीज़ में और बहुत सारी जगहों पे उनसे रिक्वेस्ट करके इनको ओवरसीज़ की जॉब्स के लिए उनको प्रमोट कर सकते हैं, जिससे हम बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। अभी जितने लोग यहाँ जाते हैं अपनी मदद आप पे, स्टूडेंट्स हो गए और लोग हो गए, अब खासकर देखा जाए बड़े कंट्रीज़ में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, तो हम लोगों के यहाँ ऐसा नहीं होता कि वहाँ से कोई यहाँ पे रिक्रूटमेंट्स की जाती है, कुछ होता है, लोग अपनी मदद आप पर जाते हैं और फिर वो लोग अब के हालात तो ये हैं कि जितने लोग बाहर बैठे हुए ओवरसीज़ वाले वो अपने यहाँ के लोगों के लिए मदद करते हैं, जो भी करते हैं। अभी उनके लिए भी एक हल है कि अगर आप देखें ना, अगर मैं अपनी फैमिली को बाहर से बैठ के सेव कर रहा हूँ, प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, हर महीने उसमें पैसे यहाँ भेजूंगा। अब हालात दुनिया में हर जगह महंगाई हो गई है, बजाय इसके कि हम
वही हमेशा मांगने और लेने पर भरोसा रखें। अगर गवर्नमेंट लेवल पे जिस तरह कोरिया, सियोल कोरिया के अंदर एक प्लानिंग की गई थी आज से 30 साल पहले कि स्मॉल इंडस्ट्री यूनिट्स बनाए जाएं, अगर आप जॉब करना चाहते हैं, उस इंडस्ट्री का पार्ट बनना चाहते हैं, आप ही उसके इन्वेस्टर होंगे और आप ही उसके अंदर जॉब कर सकते हैं। तो जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पैसा भेजते हैं, अगर हम उनको एक गवर्नमेंट लेवल पे एक ट्रांसपेरेंसी सिस्टम के अंदर एक स्मॉल इंडस्ट्री यूनिट्स बनाए जाएं, अगर आप वहाँ फंड्स दे रहे हैं और आप अपने लोगों को जो यहाँ मौजूद हैं उनको जॉब्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, वो 10% के 5%। अब आप कह रहे गवर्नमेंट लेवल पे? हाँ, गवर्नमेंट लेवल जब तक नहीं देगी तो इसको प्रोटेक्ट मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं हो एक सकती। चपड़ासी की जॉब के लिए मैंने सुना है, मुझे नहीं पता कितनी सदाकत है इस बात पे, गवर्नमेंट हमारी बहुत अच्छी है लेकिन जो तबका दर तबका जो लोग हैं, अब ये मैंने सुना है कि एक चपड़ासी की नौकरी के लिए भी 10 लाख रुपए देने पड़ते हैं। तो आप क्या बात कर रहे हैं सर? देखिए, मैं कह रही हूँ वॉचमैन। अब मैं तो इसमें हैरान हूँ कि जिस बंदे को वॉचमैन के लिए 10 लाख रुपए, 10 लाख का वो बिजनेस क्यों नहीं करता? अच्छा, वो 10 लाख जमा भी करके दे देखिए, वो देता। बिजनेस के मैं बता रहा हूँ, हमारे यहाँ हम लोग जॉब्स के लिए पैसे दे देते हैं। किन जॉब्स के लिए देते हैं? मैं क्लर्क लग जाऊँ। सर बात वही आपकी है, एजुकेट नहीं करते। अब आप देखें, आप अलमिया देखें, गवर्नमेंट जॉब के लिए एक बाप कमा रहा होता है, लोन ले रहा होता है, 10 लाख रुपए दे देता है, 5 लाख रुपए दे देता है, लेकिन वो उसी बच्चे को एक ठेला खरीद के नहीं देता जो 50,000 लाख में आ जाएगा और उसका अपना एक जाती बिजनेस शुरू होगा जिससे वो रेस्टोरेंट बना सकता है। ये जी जी, जी इसमें मैं एक बात जी, बताऊं, जी। मैं एक बहुत अच्छी बात की, मुबीन साहब भी बैठे हैं और ये भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि देखें, नौकरी पे हम क्यों इतना फोकस करते हैं? 10 लाख, 20 लाख, करोड़, 2 करोड़ तक दे देते हैं डायरेक्टरशिप के लिए, असिस्टेंट डायरेक्टर, ASI, मुख्तलिफ हर तबके में पैसे इस्तेमाल होते हैं, नो डाउट, वो खुली बात है, ये खुली बात है सर, छुपी डुपी नहीं है। बात इतनी सी है, अब जस्ट लाइक कि मैं इस चैनल में मैं जॉब कर लेता हूँ, मुझे पता है कि 10 तारीख से पहले मुझे जो मेरी सैलरी हो मिल जाएगी, नहीं होगी तो 15 तक मिल जाएगी, एट द एंड मुझे फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, ज्यादा होगा थोड़ा एहतजाज कर लूंगा, मिल जाएगी। जी जी, मैं एक रेड़ा लगाता हूँ, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने रिसर्च की है। जी जी जी, मैं एक रेड़ा लगाता हूँ, रेड़े पे मैं 1 लाख रुपया खर्च करता हूँ, वो मुबीन भाई से ले लेता हूँ, किसी सामान ले लेता हूँ। मैं एक फल के रेड़े की बात कर रहा हूँ, 1 लाख रुपया इस पर इन्वेस्ट करता हूँ। मैं रेड़े लेके कहाँ लगाऊंगा? फर्स्ट ऑफ ऑल जगह चाहिए मुझे, मैं जगह पे जाता हूँ, वहां पे मुझे रेड़ा लगाने के लिए वो कहते हैं कि भाई तुम कहाँ से आ गए, या ना फकीर के लिए भी आपको पता है कि यहाँ पे जगह ये बात एक फिल्म बनी थी इस पे। ठीक है, जी जी जी, अब वो मैं वहां रेड़ा लेके आता हूँ, मुझे मेरे पीछे वो आ जाते हैं, लोग आ जाते हैं, पहले सबसे पहले आएगी पुलिस जी, पुलिस वर्दी में नहीं आएगी, वो सिविल में आएगा बंदा, वो कहेगा जी वो पुलिस ऐसे जो फला थाने का मुझे वो बीट चाहिए, तो वो लेगा फिर 50 रुपए। जी जी, अभी मेरे ख्याल 100 रुपये हो गए, जब मैंने इसके ऊपर वर्क करा था 50 रुपये और चल रहे थे, ठीक है, 50 रुपये। उसके बाद फिर आ जाएंगे जनाब वो KMC वाले, वो कहेंगे KMC का सड़क है, KMC पे आप 50 रुपये दें। फिर उसके बाद DMC वाले कहेंगे यार गली का नुक्कड़ DMC से लगता है, तो DMC वाले भी आ जाएंगे। इस तरीके से लोग आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, वो उसके लिए, अच्छा 50 रुपये भी उन लोगों के लिए जिनके सोर्सेज हैं, कम अज कम 2-4 स्टार वाले, उनके आगे पीछे मौजूद हो, तो वो फोन करते हैं भाई बच्चा अपना इसको 50 रुपये ले लो। जी जी, अगर वो बच्चे अपना नहीं हुआ तो मैम वो आपका जो है ना वो रेड़ा भी गया, वो बंदा भी गया, ठीक है। उसको छुड़ाने के लिए फिर 20,000 रुपये चाहिए, फिर सोर्स भी चाहिए। अगर सोर्स नहीं तो 20 की जगह लाख रुपए भी होगा और वो जेल भी चला जाएगा। धनिया पत्ती बेचने वाला जो है ना जल्दी जेल जाता है जी, और हीरा चोर जो है ना वो घूम रहा होता है। तो बात ये कि लोग बिजनेस से क्यों डरते हैं, सही बात, बिजनेस से क्यों डरते हैं? अच्छा, बिजनेस करने के लिए फिर आपको एक माफिया चाहिए। छोटा बिजनेस करना है, पान के रेड़े लगाने हैं, आपने गन्ने की शरबत के ये ढाबे लगाने हैं, आपने छोटा मोटा कोई चाय का, आपने देखा होगा कराची चाय कल्चर चला हुआ है, आपने एक इतनी सी दुकान लेनी है 2 लाख रुपए में और आपने पूरा रोड घेर लेना है, उसके पीछे भी माफी है। बात ये है ना कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो नहीं है ना हमारे यहाँ। कौन चाहेगा कि अपने पैसे को जो है ना वो ड्रेन आउट करे? इसका बेहतरीन हल ये है कि मेरे ख्याल में हमें अपने यूथ के पर आकर हमारे जो जरूरतमंद लोग वही हैं, बात हमें स्किल आती है। डेवलपमेंट पे आना पड़ेगा। देखें, हर बंदा बिजनेस नहीं कर सकता, और अगर फर्ज करें एक बच्चे ने नई तालीम पूरी की, उसने इंटर कर लिया है, ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं कर पा रहा, पेरेंट्स उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो हम छोटे कामों में हमारे जाने में थोड़ी सी लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं। लेकिन अगर साथ साथ स्कूल और कॉलेज लेवल पे भी स्किल डेवलपमेंट दी जाए, स्किल डेवलपमेंट बुरी चीज़ नहीं है। अब देखें, जितना यूथ अगर हमारा बाहर जाता है
तो वहाँ जाकर भी आपको कोई अफसर नहीं लगा देता। नहीं नहीं ठीक नहीं, है? बिल्कुल आपके छोटे-मोटे पास काम जो ही स्किल करते हैं। डेवलपमेंट्स जी। होती हैं आप उन्हीं पे काम करते उन्हीं पे हैं। काम अगर करते हाईली प्रोफेशनल आप डिग्रीज पर होते हैं देन आप अपने प्रोफेशनल डिग्रीज पे काम करते हैं। तो हमारे यहाँ ज़रूरत वही है कि जब तक मौके मैसर नहीं होंगे तो इंसान किस तरीके से सर्व करेगा अपना। तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि ख़ासकर कराची जैसा शहर जहाँ पर पूरे पाकिस्तान से लोग अपने रोज़गार कमाने आते हैं, और आज 30 साल का अरसा हो गया, 40 साल का अरसा गुजर गया, साइड इंडस्ट्रियल एरिया में आप जाएं तो रोड बद से बदतरीन होते जा रहे हैं। और दुनिया में हमें बताया जाता है कि इतने पैसे हमने रोडों पे लगा दिए, सूबाई गवर्नमेंट्स बताती हैं ये कर दिया। भाई आइए, मैं उम्मीद करता हूँ उनसे कि इंडस्ट्रियल यूनिट जहाँ से स्टार्ट होते हैं वहाँ चले। एक रोड ऐसा नहीं है पूरा इंडस्ट्री का, तमाम फैक्ट्रीज के बाद पहले जिम्मेदारी दी गई थी, जितनी फैक्ट्रीज गेट्स होते थे उनका 1 किलोमीटर के एरिया बड़ी फैक्ट्रीज जो हैं उनके डेवलपमेंट और इन चीज़ों पर खर्च किया करती थी और एक सिस्टम बना हुआ था। अब तो अगर आप मोटरसाइकिल पे चले जाएं या रिक्शे पे चले जाएं तो शायद आप वापस आने के लिए आप हॉस्पिटल चले जाएंगे। देखिए सर, मैं आपको बताऊं, वैसे इसके बाद हम ब्रेक लेंगे, फिर हम वही इकोनॉमिकली जो मसाइल आ रहे हैं दुनिया पे और पाकिस्तान पे उसके क्या असरात होंगे उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन छोटी सी बात है, मैं जब छोटी थी तो एक छोटा सा हमारे मोहल्ले में किसी के घर के सामने पानी भी गिरता था ना, तो सारे मोहल्ले निकलते थे कि पानी क्यों गिराया, पानी क्यों गिराया, शोर मचता था। और मैं मुल्की सतह पे भी बात कर रही हूँ कि लोग वोकलाइज होते थे, लोग एहतजाज करते थे, बात करते थे। आज लोग एहतजाज कर रहे हैं उस मसाइल पे जो बाहर मुल्कों में हो रहे हैं। बाहर मुल्कों में जो मसाइल हो रहे हैं वो हम यहाँ पे आके रोड बंद करके ब्लॉक करके एहतजाज कर लेते हैं, या हम आपस में लड़के एहतजाज करते हैं। लेकिन हम जो मेन मसले हैं, अब हमारे मोहल्ले की बात ले लें, पूरा मोहल्ला तोड़ दिया, कोई उठा ही नहीं। जब कोई एक बंदा इसमें बोलता है तो पागल लगता है, उस पे लोग हंसने लगते हैं कि भाई इसको देखो, इसको भी क्या हो गया, बैठ जाओ, चुप होके यही बैठ जाओ। बात, हाँ आपकी ये जो हम जैसे पाकिस्तान से बाहर जाते हैं ना, हमें सारी सिविलाइजेशन समझ में आ जाती है, मतलब सब कुछ समझ आ, और जैसे फिर हम जब बाहर से आते हैं कि सब ये भूल तुम जाते लोग क्या करो, पूरी जिंदगी यहाँ पे बिता दी, फिर आते हैं ये क्या हो रही है, कैसा पाकिस्तान। मतलब बाहर के लोग भी वैसे मुझे थोड़ी सी नफ्सियाती अजीब लगते हैं। जब वो पाकिस्तान से आते हैं तो ऐसे लगता है कि वो पाकिस्तान में कभी थे ही नहीं। हालांकि उनको यहाँ पे वाकई में जो बाहर से आते हैं वो बहुत बड़ा ज़रिया है पाकिस्तान में एक चेंज लाने के लिए, मेंटली चेंज लाने के लिए, इन्वायरमेंट चेंज लाने के लिए। खैर, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। गोली चालू का जीर कसानी ब्रेक, ये पता साड़ी भी मैं बोल देता हूँ। वचत के गोली चारू का ब्रेक एंड चुके मैं पुत्रान कन गए थे, खासकर एक अच्छी जो मसला मसाइल हमें अन्नी की दौरा पाकिस्तान तो कची चीज़ें। खैर, हम लोग अगर बात करें, ये लास्ट सेगमेंट है, तो हम इकनॉमिकली जो डिज़ास्टर आ चुका है अभी, एक बहुत बड़ा मसला आ गया है दुनिया भर में, लेकिन दुनिया के पास उस मसले का हल भी है। लोगों को अगर महंगाई भी हो रही है तो उनके वसाइल भी वैसे ही उनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में इस मतलब इकोनॉमिकली कितना फ़र्क पड़ा है और आने वाले मौजूदा दौर में और आने वाले दौर में इसके क्या क्या असरात हो सकते हैं, इस बात पे बात करेंगे। जी देखिए, हमारे यहाँ तो मसाइल एक नहीं रहे। एक तो इन्वायरमेंटली हम जो ग्लोबल विलेज की बात कर रहे हैं, एक तो सिस्टम इन्वायरमेंट का है, दूसरा हमारे इकोनॉमिक्स का है, फिर हेल्थ का है, फिर एजुकेशन का है, एम्बार है। उसकी वजह है कि देखिए, ऐसा बड़ी आबादी वाले मुल्कों में ऐसा होता है, उसका तरीक़ेकार जैसे चाइना ने कंट्रोल किया है सिस्टम को, इंडिया में बहुत ज़्यादा चीज़ों को सेटलमेंट की गई है। हमारे यहाँ सिस्टम ये है कि हम किसी भी शोबे को बिल्कुल उसको प्रॉपरली लेके नहीं चल रहे। इस टाइम बहुत स्पीड से हम इन चीज़ों पर काम कर रही हैं। सबसे पहले हम एजुकेशन को ले लें, एजुकेशन को हम प्राइमरी लेवल से लेके सेकेंडरी लेवल तक तमाम यूथ को इंटैक्ट करें, और हम अपने यूथ को इंटैक्ट करने के बाद उनको उनकी जिम्मेदारियां समझा सकते हैं। और अगर हम वक्ती तौर पर उन मसाइल का हल नहीं दे सकते तो कम से कम आने वाले वक्त के लिए उनको तैयार कर सकते हैं कि क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म अब बात हो गई है। जितने मसाइल हमारे आ गए हैं, ऐसा नहीं कि हम ओवरनाइट कोई भी हम चीज़ों को कम कर दें या ख़त्म कर दें। तो हमें अपनी सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, अपने मुल्क से प्यार करना पड़ेगा, खासकर आवाम को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हमें अपने मुल्क से प्यार करना पड़ेगा। जब तक हम अपने अंदर अपनी हुब्बुल वतनी नहीं जगाएंगे, हम अपनी जिम्मेदारी पर नहीं खड़े होंगे। अगर आप सफाई की बात करते हैं, मैं अपने घर के बाहर खुद अगर खड़ा नहीं हो जाऊंगा, मैं किसी पड़ोसी को नहीं समझा पाऊंगा, मैं क्या दूसरे लोगों को समझाऊंगा, पूरे पाकिस्तान को क्या समझाऊंगा। आप घर वालों को नहीं समझा सकते। जी बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन हमें इस कोशिश को स्टार्ट करना पड़ेगा और हमें अपने अंदर ये चीज़ का चेंज लाना पड़ेगा
अगर मैं चेंज हो सकता हूँ तो फिर मेरा पड़ोसी चेंज हो सकता है। 1 से 2 होंगे, 2 से 3 होंगे, हमें ये कैंपेन चलानी पड़ेगी। और मेरे ख्याल में इसकी सबसे बड़ी तादाद जो वही बात आती है बार बार यूथ की, 68% हमें इस चेंज को लाने के लिए उनको अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे बेहतर उनके जो जिनको वो प्रोटेक्ट, मतलब हमारे कम्युनिटी, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स ट्रेनिंग्स करनी पड़ेंगी ताकि ये आने वाली नस्ल को हम किस तरीके से इनको ब्रेन को हाई करें। तो मेरे ख्याल में ये सारे मसाइल को हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये टाइम लगेगा हमें। और अभी वक्ती तौर पर हमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं, हेल्थ और एजुकेशन, ये बहुत ज़रूरी है। और इकोनॉमिक्स को बेहतर करने, इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए हमें स्किल डेवलपमेंट को लोगों की बेहतर करना पड़ेगा उसके मसाइल हल करने के लिए। और ख़ासकर हमें ये जो फ्री फूड्स को ख़त्म करके स्मॉल इंडस्ट्री यूनिट्स लाएं। आप उसको बताएं, अगर आप चले फूड भी फ्री देते हैं ना, आप उसको कहें आप यहाँ आएंगे 2 घंटे आप सर्व करेंगे, आप कुछ भी नहीं, कैटल फार्म बना लें उसके लिए, ठीक है, उसको बोले यहाँ काम करो, ये सर्विस देकर आओ। आप बाइकिया पे लोग बाइकियाँ चलाते हैं, वो अगर एक शरीफ आदमी बाइकियाँ चला रहा है, दूसरा जाता है वहाँ खाना खा के फारिग होकर चला जाता है, ये क्या हुआ? ठीक है, आप उसको बाइक लेकर दें, वो आपको उसमें बाइकिया का काम करें, आप उसमें फूड डिलीवरी का काम कर सकते हैं। आप जो उसको खाना खिला रहे हो उतने खानों के पैसों को उसको बोलो कि आप इसको कोई भी काम कर सकते हो। तो मेरे ख्याल में बहुत सारा कंट्रोल हो सकता है। हमारे यहाँ लोगों में जज्बा है और ख़ासकर हम मुसलमान हैं, और अगर हम दोनों चीज़ों को अंदर से डेवलप करेंगे अपने बुलवतनी को। अब आप ये देखें कि हम दुनिया में जितना ट्रैवल मैंने किया है, रोटरी इंटरनेशनल के हवाले से मैंने जितने प्रोग्राम्स देखे हैं जब भी गया हूँ, हर मुल्क का बाशिंदा जो है अपने मुल्क से प्यार करता है, उसका एक टैग जो उसके सीने पर होता है। उनके जितने टीवी चैनल्स में देखता हूँ उनके ऊपर उनके टैग्स होते हैं। किसी भी ऑफिस में चले जाएँ, उनके ग्राउंड, उसके बैकग्राउंड पे उसका फ्लैग लगा होता है, फ्लैग लगा होता है, ठीक है। हम लोग अपने फ्लैग, हमें तो कहीं नज़र ही नहीं आता। हमें अगर अपने रोडों पर भी हम चले जाते हैं, आपको पता है एक जलसा जिस रोड पे होता है वो जब तक दूसरा जलसा नहीं होता उसके इतने बड़े बड़े फ्लैग्स लगे होते हैं। अगर कोई बाहर के, सॉरी टू से, सियासी फ्लैग है, मुल्की फ्लैग तो एक भी नहीं ये है। पूछते हैं साल में एक दफा 14 अगस्त आता है जहाँ पे हमारा हमने झंडा मुल्क को 14 अगस्त कबर से निकल के छत पे हम झंडा लहराते हैं। वो भी 13 अगस्त से 14 अगस्त के दरमियान रह गया है। वो भी पता है किसकी वजह से रह गया है? जो ये बिजनेस करते हैं ना, फ्लैग्स बेच रहे हैं और जो आपके मोनोग्राम्स बना रहे हैं, और वो सिर्फ 13 और 14 अगस्त के लिए रह गया, वो भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें अब हुब्बुल वतनी जगानी पड़ेगी कि हम इस मुल्क का हिस्सा हैं, और जब तक हम अपने मुल्क से प्यार नहीं करेंगे हम इस मसाइल को हल नहीं कर सकते। वैसे ये सियासी तौर पे भी सियासतदानों को सोचना चाहिए कि जितना हमें आप अलग करेंगे उतना आपको खुद नुकसान होगा। कहाँ से पैसे लाओगे, कहाँ को ले जाओगे? हमें साथ रखो, हम आपको देंगे, आप अय्याशी करो और हमें सुकून की ज़िंदगी दो, बस। सर, वैसे आपने जैसे कहा क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, उनकी डिज़ास्टर, उनके मसले मसाइल के बारे में हमने बात की। आपने जो एजुकेशन आप दे रहे हैं स्कूल्स में, यूनिवर्सिटी में, उससे कितना फ़ायदा मिल रहा है? आपको लग रहा है कि वाकई में माहौलियाती तौर पे हम चेंज हो सकते हैं, या चेंज लाने के लिए मज़ीद हमें कौन से इक़दाम उठाने पड़ेंगे? देखिए, बात आपकी जो है वो इतनी सी है जो आपका सवाल था कि ये क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग जो है ना, ये सिर्फ एक इंडिविजुअल कंट्री या प्रोविंस या इंडिविजुअल पर्सन का इशू नहीं है, ये सबका इशू है। सबका इशू है। अच्छा, इस पे सब ने अपना अपना हिस्सा अदा करना होगा जी। हर कोई अपना किरदार जब अदा करेगा जी। तो ये चीज़ें फिर उसके सिमटेगा भी वैसे जैसे ये फैला था। जी। अब हम वेरी अर्ली बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं कि उन्होंने किस तरीके से अपनी फैमिली के साथ ट्रीट करना है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो आई कैचिंग उनके पास पावर होती है। घर पे कोई चीज़ें इस तरीके से हो रहा है तो अपने बच्चों, अपने पेरेंट्स को, क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो है ना वो मानने को तैयार नहीं होते, तो बच्चे अगर उनको फोकस करेंगे तो वो उन सारी चीज़ों को फिर जो है ना वो चेंज करने की तरफ जाएंगे। कैसे फोकस करेंगे? जस्ट लाइक देखें, पहली बात तो ये है कि अगर हमारे घर पे अगर कोई एनर्जी लॉसेस कर रहे हैं, हम पहले तो हम एनर्जी को कंट्रोल करना सीखें। अगर कोई गैस लॉस कर रहा है, पानी लॉस कर रहा है, क्योंकि पानी एट द एंड ड्रेन हो रहा है, ड्रेन होके फिर वही बात आ गई कि हमारी ईटीपी और सीटीपी प्लांट्स नहीं लगे हुए, वो समुद्र में जा रहा है, वो ज़ाया हो रहा है, मिसयूज हो रहा है ना। तो हमारे पानी के ज़खायर वैसे ही हमारे पास बहुत लिमिटेड है, उसको किस तरीके से उसको यूटिलाइज करना है, बच्चों को हम ये एजुकेट करते हैं। अपने माहौल को किस तरीके से साफ सुथरा रखना है उसके ऊपर एजुकेट करते हैं। CO2 को कैसे कंट्रोल करना है वेरी अर्ली, क्योंकि आपका कार्बन इमिशंस जो है ये असल इशू है आपका। अगर आपके घर पे कोई इस टाइप की कोई जनरेटर इस्तेमाल हो रहा है तो उसमें से अगर वो धुआं निकल रहा है तो उसके स्मोक को कंट्रोल करें, उसे फिल्टर लगाएं, उसकी ट्यूनिंग करें। अगर वही बच्चों को हम एजुकेट कर रहे होते हैं ना कि अपने घर वालों के साथ, अच्छा हम बड़े तो हमें टाइम नहीं देते ना माशाल्लाह। बात एक छोटी सी मैं सवाल CO2 की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड
कार्बन डाइऑक्साइड तो हमें दरख्तों से भी मिलता है, तो वो भी खतरनाक होता है रात को। कार्बन डाइऑक्साइड वो जस्ट कर रहा होता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा होता है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, जी 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 जी। वो रात को वो हाँ, इसीलिए वो फिल्टर सिस्टम यही, हाँ यही मुझे कब से सवाल ही मेरे दिमाग में है। चले अच्छा हो गया नाज़रीन को भी पता चल गया इस तरीके से कि जब होस्ट ये सवाल कई बार ये लोगों ने रिपीट किया कि सर और CO2 तो वो भी कार्बन तो पौधे भी देते हैं। मैं सोचे हाँ ये तो पौधे भी देते हैं, हम तो खतरे में आ गए। कार्बन रात को प्रोड्यूस करते हैं जी जी, यही तो मैं बात कही, दिन को ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा लोग जो है ना इस पे तकिया करके भी बैठे हुए हैं कि जी हम पौधे लगा रहे हैं, हम बिलियन सुनामी कर रहे हैं। नहीं, वो तो अपनी जगह सही है, हमें कार्बन को रोकना पड़ा। अच्छा, कार्बन के भी वो है वैरायटीज है ना, कोई बात जो हेवी कार्बन हैं उसमें जो है ना पार्टिकल्स बड़े होते हैं, वो पौधे उसको नहीं बेचारे वो इनहेल कर सकते, वो कार्बन को वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते, वो पौधे के पत्तों में आके गिरना शुरू हो जाते हैं, जिससे वो पौधे के पूरे वो सब कुछ खत्म हो जाता है, तबाह बर्बाद। आपने देखा होगा सड़कों किनारे कुछ पेड़ लगे हुए होंगे, वो बिल्कुल झाड़ बने हुए, ना उसमें पत्ते हैं ना उनकी कोई हरियाली है, वो कार्बन के ज्यादा हेवी पार्टिकल्स गिरते हैं तो खत्म हो जाता है। लेकिन कमाल साहब ये ग्रीनरी फिर भी जरूरत तो है। जी जी, नो डाउट, वो है इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, उसको फिल्टर करने के लिए ग्रीनरी की बहुत जरूरत है। और खासकर कराची में जैसे कि बकौल आपकी आबादी इतनी बढ़ गई है हमारी कि कार्बन डाइऑक्साइड का तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब भरपूर जो पानी हम वेस्ट कर रहे हैं, अगर उस वेस्ट वाटर को हम ग्रीनरी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम एक हमारे साथ एक ग्रीन हैंड पाकिस्तान के नाम से हम काम भी कर रहे हैं, उस पर हमने बहुत जगहों पे छोटे से पैमाने पे समझाया लोगों को, जैसे पानी वजू का पानी है, मस्जिद के ड्रेन वाटर से, हमने उन पानी को उन्हीं के मुतल्लिका जगहों पर ग्रीनरी के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की ना। तो इसी तरीके से अगर हमारे यहाँ ये जितना वेस्ट वाटर है, अगर इसका कोई ना कोई नेवल बदल अगर बनाया जाए तो हम उसको ग्रीनरी के लिए इस्तेमाल इसके लिए भी आपको हमें एजुकेट करना पड़ेगा। अच्छा, इसके साथ साथ जो है ना, देखिए अगर आप अपने बच्चों को, जो मैं हम एजुकेशन की बात कर रहे थे, बच्चों को हम वेरी अर्ली ये ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, जस्ट लाइक कि आपके प्राइमरी के बच्चे हो गए, सेकेंडरी के बच्चों को हम उससे एक कदम आगे लेके जाते हैं। हम उनसे ये कहते हैं कि आपने अपने मोहल्ले को कैसे साफ रखना है और उसको करना है, और हम एक ग्रुप बना रहे हैं इसके ऊपर बच्चों का, जो कि थोड़ा सा सेकेंडरी। अच्छा, बच्चों को समझाने के लिए भी बच्चे, क्योंकि वो क्या बात है, बेहतरीन हो जाएगा। क्या बात है, मतलब वो मेंटली एक दूसरे को समझ सकते हैं। अच्छा, ये जरूरी है ना, ये बच्चे कल हमारी जगह बैठे होंगे, हमने जगह जो है ना, जब अच्छा हमारी ट्रेनिंग नहीं मिला, अनफॉर्चुनेटली हमें ट्रेनिंग नहीं मिला। अगर हमें ट्रेनिंग होती, हमें सियासत के बारे में बताया गया, पूरे पाकिस्तान में यही माहौल रहा कि किस तरीके से अपना यूनियन बाजी और इस तरीके से, वो भी होनी चाहिए, मगर फंडामेंटल ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये जो इलेक्शंस हुए हैं रात को, ये तो पाकिस्तान इंडिया की जैसे जंग इलेक्शन थे, इलेक्शन हो गए ना, कब हमें पता नहीं लगा। बहुत अच्छा, चल इलेक्शन भी हो गए। मुहब्बे वतन मेरे अब्बू कहते थे जिम्मेदारी निभानी है। खामोश इलेक्शन। अच्छा नहीं, ये जो है वो था कि मैं अभी फेसबुक जब ऑन करती हूँ तो सारे लड़ पड़े, कोई PTI वाला है, कोई MKM वो पीपल्स पार्टी वाला, वो कहते हैं देखा हम जीत गए, देखा तुम हार गए, देखा हम जीत गए, जैसे कि क्रिकेट मैच हो रही थी और इंडिया जीत गया या पाकिस्तान हार गया, पाकिस्तान जीत गया इंडिया हार गया। ये तो हमारे, ये तो जीतने वाले पे ये एक हेल्थी एक्टिविटी है। एक ही मुल्क में रह के अगर हम एक दूसरे को दुश्मन समझ के हार जीत की बात करेंगे तो क्या खाक हम। फिर यहाँ पे ट्रेनिंग की बात आ जाती है, ट्रेनिंग की बात आ जाती है, फिर वो ट्रेनिंग अखुवत की बात आ जाती है, इत्तेहाद वाली जो इत्तेहाद डिसिप्लिन, अनफॉर्चुनेटली वो हमने थानों के ऊपर कोर्टों के बाहर लिखना तो सीख लिए, मगर उसको प्रैक्टिकल नहीं लेकर आए। तो हम बच्चों को ये एजुकेट कर रहे होते हैं, और साथ में अभी हम जो है ना, ये सी साइड जो हमारा है वो बहुत ज्यादा ना गार्बेज एरिया बनता जा रहा है, उसके ऊपर हम काम करने जा रहे हैं, और हम स्कूल के बच्चों को लेके हम उसकी क्लीनिंग के ऊपर हम फोकस करने जा रहे हैं। सेकंड ये है कि सबसे बड़ा जो इशू है, मैं सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को मैं कहना चाहूँगा कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्री पड़ी हुई है और मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई भी है कि जो कचरा उठाने के जिम्मेदार थे उसको प्रॉपर जगह पर डंप करना था, उसके वो पैसे लेते हैं, तो खुदारा उसको प्रॉपर जो SOP है उसको फॉलो करें, ना कि उनको आप डंप एरिया में ले आके जलाएं और उसको फिर सेग्रीगेट करके उसकी छाटी करते हैं, छाटी करके उसमें से जो चीज़ काम की होती है वो निकाल लेते हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जब अदारे ये काम करेंगे और फिर से बंद कर दिया जाता है, और फिर दूसरे लोग फिर क्या करेंगे, मतलब कि हम खुद स्पेस दे रहे हैं ना, जो CO2 हम लोग बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं,
तो गवर्नमेंट का भी काम है कि वो किस तरीके से CO2 को फैला रही है, या उनके जेर मातहत जो लोग हैं वो किस तरीके से इसको जो है ना मिस हैंडल कर रहे हैं, उसको बहुत ज़रूरत है इसको देखने का। मैंने इसके ऊपर कई बार मैंने आवाज़ भी उठाई है। अब आपकी तवज्जो से भी मैं ये बात पहुंचाना चाहूँगा आला हुकाम को कि ख़ास तौर पे कराची डंप एरिया बन गया है, जंग एरिया बन गया है, तो उसके जो कचरे के लिए जो डंपिंग SOPs थे उसको फॉलो किया जाए, ना कि उसको आप उठाएं, आप उसको जो है ना किसी नाले में ले आके उसको या उस पर आग लगा देते हैं, कल्टी कर दें और उसको ड्रेन आउट कर दें। अच्छा, ये भी करते हैं ना, ये आपके बलूच कॉलोनी के पास भी कुछ एरिया बना हुआ है, जी जी, कोई लेके जाम चाकरो नहीं जाता, लोग यहाँ कर लेते हैं। ये आपके लैंडफुल एरिया है, वहाँ पे लोग कचरा जला रहे होते हैं। तो अगर हम छोटे छोटे कचरे की बात कर रहे होते तो ये तो बड़े बड़े लैंडफुल एरिया है, वहाँ पे कचरे जल रहे हैं और वो बहुत खतरनाक है, उसमें प्लास्टिक होते हैं और मुख्तलिफ किस्म की बात वही आती है ना कि लोग क्यों नहीं कुछ कहते हैं। वहाँ पे इर्द गिर्द लोग भी हैं, उनको भी मसले मसाइल होने चाहिए। लेकिन डिपार्टमेंट बने हुए हैं। और अभी कमाल ने बड़ी अच्छी बात की है कि चाइनीज़ कुछ कंपनीज हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, कॉन्ट्रैक्ट तो चाइनीज़ के नाम पर है, काम करने वाले हमारे ही लोग हैं। इन्होंने वही सिस्टम किया हुआ है कि पूरा गार्बेज इकट्ठा किया, वहाँ ले जाकर उसमें स्लॉट्स की, अपने बिजनेस के तौर पर बाकी को बर्न कर दिया। अब ये कौन सा तरीका है कि वेस्ट उठा के उसको ज़ाय करने का? ये तरीका नहीं है। उसमें बिल्कुल एक ख़तरनाक तरीके से एक सिस्टम काम कर रहा है। और अभी हमारे इलाकाई सतहों पे तो आपने देख लें जितना भी सिस्टम चल रहा है, वहाँ पर सब प्राइवेट सोसाइटीज़ और प्राइवेट यूनियंस काम कर रही हैं इसके ऊपर। जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो कहीं पर भी सफाई करते हुए नज़र नहीं आते। और सिर्फ अगर ऐसा नहीं है, पूरे पाकिस्तान में ऐसा है, ख़ासकर इसका निशान हमारे कराची और सिंध के अंदर जितनी सफाई का निज़ाम है बहुत नाक़िस है। इसको बेहतर करना है, इससे हमारी हेल्थ बड़ी रिलेट करती है ना। क्योंकि अगर आप देखें कि अब जाहिर सी बात है, अगर मेरे इर्द गिर्द का माहौल साफ़ नहीं होगा तो हमारा हेल्थ डैमेज होगी। और मेरे ख्याल में जो कमाल ने बार बार जिक्र किया कि हम बच्चों में अवेयरनेस दे रहे हैं, बच्चों को ले जाके, असल में बच्चों से मकसद उनको अवेयरनेस देना है, उनसे काम नहीं करवाना, उन्हें बताना है कि हमारे इर्द गिर्द में हो क्या रहा है, ताकि हो सकता है कि शायद हम अपने कल को सेव कर सकें, बचा सकें। देखिए सर, बात इंशाल्लाह ये उम्मीद तो है, उम्मीद के लिए किरण ही काफ़ी है। लेकिन अगर हम बच्चों की बात करते हैं, यही बच्चे जब घर में जाते हैं, अपने माँ बाप को जब एजुकेट कर रहे होते हैं, तो माँ बाप जो है वो मतलब आप अगर स्कूल में उसको कुछ और थ्योरिकली समझाते हैं, प्रैक्टिकली वो घर में कुछ और देख रहा होता है, तो थ्योरी काम आती है, बड़ा फर्क पड़ता है। ये बात जो है ना, जब एक बच्चा स्कूल में सुनता है, हमने एक बड़ा अच्छा सेगमेंट बनाया था बच्चों की ट्रेनिंग पे, एक छोटी सी कार्टून मूवी बनाई थी उनके लिए। उसमें वो बच्चे आपस में कार्टून में बात कर रहे हैं कि ये आग लगने से क्या होता है। वो जब बच्चे ने वो देखा, वो जाहिर सी बात है जाके पेरेंट्स से डिस्कस करेगा, उसके घर तक वो मैसेज जाएगा। अभी आप ये देखें कि अभी कम से कम जो हमारा टारगेट है 400 स्कूल्स तक है। ऐसा नहीं कि हम इतने सारे स्कूल्स को हम कवर कर पाएँ, तो बड़ी अच्छा तरीका है कि हम स्कूल्स लेवल के ऊपर एक टीम्स बनाएंगे, फिर एक स्कूल्स, 2 स्कूल, फिर वो स्कूल्स की टीम आपस में मर्ज कर देंगे, तो ये मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। और ये मैसेजेस जब बच्चों तक जाएगा, डेफिनेटली उनकी फैमिलीज तक जाएगा, उनके पेरेंट्स तक जाएगा। ये बड़ा ज़रूरी है। मेरे ख्याल से पेरेंट्स को भी थोड़ा सा एजुकेट करने की बहुत ज़रूरत है। पेरेंट्स ट्रेनिंग ज़रूरी है, पेरेंट्स ट्रेनिंग और गोरे लेते हैं जी बिल्कुल। गोरे जब भी वो उम्मीद से होते हैं, वो उनकी तो औरतें इमीडिएट जाके ट्रेनिंग लेते हैं, बाकायदा किसी अच्छे वहाँ सोसाइटी में दी जाती है। आपको पता है अमेरिका में कम से कम 2 चीज़ें, कम्युनिटी ट्रेनिंग्स और पेरेंट्स ट्रेनिंग दी जाती हैं। उन्हें पता है कि आप ही जिम्मेदार हो अपने आने वाली नस्ल का। क्योंकि हम लोगों के साथ ये सिलसिला है कि हमारे यहाँ, खैर अगर हम अपनी इस्लामी रवायात को भी मद्देनज़र रखें तो पहले हमारी फैमिलीज़ में हम जो हमारा ख़ासकर जो पिछले, हम लोग इस सदी के, जो पिछले सदी के हैं, मामला तो उसमें ये था कि हमें बचपन से बताया जाता था कि आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं, आपके इर्द गिर्द का माहौल क्या है। आजकल अगर बच्चा कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है तो वो बिल्कुल मुबर्रा होता है अपने घर की जिम्मेदारियों से, अपने इर्द गिर्द के माहौल से। वो कहता है कि मैंने, क्योंकि हम उसको फोर्स कर रहे होते हैं कि तुमने हाईली पोजीशन पे लेकर आना। इतना ढीठ बना दे कि एक गिलास पानी पीने के लिए भी उसे अपनी माँ की ज़रूरत होती है, एक अच्छे खासे बच्चे की। मतलब आप देखें, हमने गोरों से सिर्फ और सिर्फ गोरा रंग, वही बात होती है जो मैंने ब्रेक से पहले, गोल्डन बाल, इंग्लिश लैंग्वेज ली है, लेकिन हमने उनसे उनकी तहजीब नहीं ली है जो हमारी तहजीब है। एक्चुअली उनकी तहजीब हमारी तहजीब है जो हमें इस्लामी तौर पे बताया गया है। खैर सर, यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है शायद। आप एक छोटा सा मैसेज देंगे, फिर आपसे हम एक छोटा सा मैसेज लेंगे, फिर हम इख्तिताम करेंगे अपने प्रोग्राम का। जी, मेरा मैसेज तो यही है कि हमें अपने मुल्क से प्यार करना चाहिए और हमारे इर्द गिर्द के जितने भी मसाइल हैं उन मसाइल का हल हम ही कर सकते हैं। और इस मसाइल के हल के लिए हमें मिलकर काम करना पड़ेगा और अपनी जिम्मेदारियों को पहचानना पड़ेगा। इंशाअल्लाह, उम्मीद
सर आपसे जी जी बिल्कुल। मैं इतना सा कहूँगा कि अगर हमने अपने माशरे को बचाना है तो ग्लोबल वार्मिंग पे और क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमें काम करने की बहुत अच्छा ज़रूरत है। वरना पाकिस्तान जिस तरीके से हालात जा रहे हैं फाइनेंशियली और जितने क्राइसिस है, तो उसके लिए सिर्फ एक बूंद जो है ना क्लाइमेट चेंज का काफ़ी है। सारी चीज़ें जो है ना फिर तहस नहस होने की तरफ जा रही हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा अदारों को भी और बिलखुसूस अवाम उन्नास से कि इसके ऊपर फोकस करें और इसके ऊपर मज़ीद चीज़ें देखें। नेट आपके पास मौजूद है, यूट्यूब मौजूद है, उस पर रिसर्च करें कि हमने किस तरीके से इसको ओवरकम करना है और ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ कैसे आना है। और मुझे इनकी एक बात, वैसे तो पूरा प्रोग्राम बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, बहुत अच्छा लगा और बहुत इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम किया। मुझे बहुत तसल्ली हो जाती है जब मेरा प्रोग्राम बड़ा अच्छा जाता है। थैंक यू सर। इनकी ये बात मुझे समझ में खैरेशा नहीं है कि अबरी के खाना देना नहीं, खाना कमाना सीखो। अगर मैं मर्दमानी वास्ते अपॉर्चुनिटी अगर मैं करे एक फंडिंग ऐसी चीज़ अस्ती, अगर मैं अपॉर्चुनिटी पैदा बिकने के आए ना मकार बिकना नहीं और है ना या खुददारी इंसान, यानी कि पाकिस्तान तो बस सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार ना खुददारी भी और अंचो की कमाशिया मैंने गप्पे गो कि एदा हकूक के गप सच्ची करना लेकिन जिम्मेदारी कसी कसी मालूम नहीं। खैर बोली चारू कामशी को मना जमा का बलोचर वे देता इजाज़त होती खैर थी मात पे खैर अल्लाह मैं निमगंज नहीं अल्लाह में